नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है जोसेफ ब्रोडस्की का लेख कविता गद्य को शब्द की कीमत पहचानना सिखाती है। साहित्य में सुरुचि विकसित करने की एक राह कविता पढ़ना है, पर यदि आप सोच रहे हैं कि यह बात मैं किसी पेशेवर पक्षपात की वजह से कह रहा हूं और इसको अपनी जमात के लोगों के हितों की रक्षा में लगा हूं, तो आप गलत समझ रहे हैं। मेरा किसी से गठबंधन नहीं है। बात सिर्फ यह है कि मानवीय अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप होने के नाते कविता केवल सार तत्व में अपनी बात कहती है, बल्कि यह किसी मानवीय अनुभव को संप्रेषित करने का सबसे घनीभूत रूप भी है। यह किसी भी भाषिक कार्यकलाप का विशेष रूप से ऐसा कार्यकलाप जो कागज पर घटित होता है, उसके उच्चतम संभावित स्तर को प्रस्तुत करती है। कोई जितना भी अधिक कविता पढ़ने लगता है, उतना ही उसके लिए किसी भी तरह की लफ्फाजी को, फिर चाहे यह लफ्फाजी राजनीतिक या दार्शनिक विमर्श के प्रपंच में हो, या इतिहास, समाज विज्ञान या गल्प की कला में हो, इसे सह पाना मुश्किल होने लगता है। गद्य में एक अच्छी शैली हमेशा कविता के वाक्य विन्यास की यथार्थता, गति और सूत्र शैली वाली तीव्रता की मोहताज होती है। कविता कब्र पर लिखे किसी कतबे और नुक्तादारी की संतान है। ऐसा लगता है कि इसका गर्भधारण किसी भी मनोगम्य विषय वस्तु तक पहुंचने के सबसे छोटे रास्ते के रूप में किया गया। कविता गद्य को अनुशासन में रहना सिखाती है। यह गद्य को न केवल हर शब्द की कीमत पहचानना सिखाती है, बल्कि उसे विभिन्न मनुष्य जातियों की जिंदादिल और चंचल मानसिक संरचनाओं के बारे में बताती है। यह राह किसी भी सरल गठन का विकल्प है। यह जो स्वतः प्रमाणित है, उसे छोड़ देने, विवरणों के आग्रह से बचने और किसी भी प्रकाष्ठा के प्रतिकूल जाने के गुर सिखाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कविता गद्य में उस अति इंद्रियता की भूख को बढ़ाती है, जिसके कारण कोई भी कलाकृति किसी सजावटी वस्तु से पृथक हो जाती है। परंतु इसे मान ही लेना चाहिए कि इन सब गुणों को सीखने में गद्य बहुत आलसी साबित हुआ है। मुझे गलत न समझें, मैं गद्य को कम करके नहीं आंक रहा। सच्चाई महज इतनी है कि कविता गद्य से ज़्यादा पुरानी है और इसलिए उसने ज़्यादा लंबा सफ़र तय किया है। साहित्य कविता के साथ शुरू हुआ एक खाना बदोश के गीत के रूप में। यह एक घर में बसे हुए आदमी के कलम घिसने से पहले की चीज़ थी। हालांकि कहीं मैंने गद्य और कविता के बीच के फ़र्क को वायुसेना और पैदल सेना के बीच का फ़र्क बताया है, पर यहाँ जो सुझाव मैं देना चाहता हूँ उसका साहित्य की श्रेणीबद्धता या मानव शास्त्रीय उद्गम से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ व्यवहारिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी आँखों और दिमाग की कोशिकाओं को बहुत सारी व्यर्थ की मुद्रित सामग्री से बचाना चाहता हूँ। कहा जा सकता है कि कविता का आविष्कार केवल इसी उद्देश्य के लिए हुआ है, क्योंकि वह किफ़ायत सारी की पर्याय है। इसलिए करना यह चाहिए कि 2000 वर्षों के दौरान सभ्यता में जो प्रक्रिया चली है, उसे संक्षेप में सार रूप में कहीं रख देना चाहिए। यह काम आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सरल है, क्योंकि कविता की काया गद्य की काया की तुलना में बहुत कम जगह घेरती है। और यदि आपकी दिलचस्पी केवल समकालीन साहित्य में है, तब तो यह काम बहुत ही सरल है। आपको केवल यह करना है कि कुछ महीनों तक अपनी मातृभाषा के कवियों के कृतियों को पढ़ना है, विशेषकर वे कवि जो इस सदी के प्रथमार्ध में हुए। मुझे लगता है कि आपके पास एक दर्जन से अधिक किताबें नहीं होंगी और कुछ महीनों बाद आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। यदि आपकी मातृभाषा अंग्रेजी है तो मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थॉमस हार्डी, येट्स, टी.एस. इलियट, W.H. ओडेन, मैरीन मूर और एलिजाबेथ बिशप के नामों की सिफारिश करूंगा। यदि भाषा जर्मन है तो रेनियर मारिया रिल्के, जॉर्ज त्रैकल, पीटर ह्यूसेल और गोटफ्राइड बेन का नाम लूंगा। यदि इस्पाहानी भाषा का सवाल हो तो एंतोनियो मेकाडो, फेडेरिको गार्सिया लोरका, लुइस ग्रेनेडा, रफाएल अल्बर्टी, जॉन रेमन जिमनेज,
और ओक्टेवियो पाज के नाम काफी हैं। यदि आप पोल भाषा जानते हैं, यह तो बहुत सुंदर बात होगी, क्योंकि इस सदी की सर्वाधिक विलक्षण कविता इसी भाषा में लिखी गई है। तो मैं लियोपाल्ड स्टाफ, चेस्लाव मिवोश, जिबन्यू हर्बर्ट और विस्लावा शिम्बोर्स्का के नाम लूंगा। फ्रेंच भाषा में ग्यूलेयोम ओपोलिनियर, जूलियस सुपरवेल, पियरे रेवर्दी, बेलाई सेंड्रास, थोड़ा सा पोल एलुआर, बहुत थोड़ा सा अरांगा, विक्टर सेगालेन और हेनरी मिशाउ को पढ़ना पर्याप्त है। ग्रीक भाषा में आपको कॉन्स्टेंटाइन कवाफी, जॉर्ज सेफ्रिस, यानिसी रित्सोत को अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि डच भाषा हो तो मार्टिन निजहॉफ को पढ़ना होगा, विशेषकर उसकी हतप्रभ कर देने वाली कविता एवाटर। पुर्तगीज में आप फेर्नांडो पेसोआ और शायद कार्लोस अनांद्रे को भी पढ़ सकते हैं। स्वीडिश भाषा में गुरनार एक्लाफ, हैरी मार्टिन्स, टॉमस ट्रांसट्रोमर को पढ़ा जा सकता है। जहां तक रूसी भाषा का सवाल है, मरीना त्वेस्तेयोवा, ओसिप मांदेल्स्ताम, अन्ना आखमातोवा, बोरिस पार्सनातक, व्लादिस्लाव खोदासेविच, वेलेमिर ख्लेवनिकोव, निकोलाई क्लुएव को पढ़ना चाहिए। इतालवी भाषा के बारे में यहाँ इस सभा में कोई नाम सुझाना उचित नहीं है, फिर भी मैं क्वासिमोडो, साबा, उंगारेती और मुंताले का नाम लूंगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं इन 4 असाधारण कवियों के प्रति अपना निजी और व्यक्तिगत आभार प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनकी पंक्तियों ने मेरे जीवन को निर्णयात्मक ढंग से प्रभावित किया है। इनमें से किसी भी कवि की रचनाओं को पढ़ने के बाद यदि अलमारी से निकाली गई गद्य की कोई किताब आपके हाथों से छूट जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, पर इसके बावजूद अभी भी आप गद्य पढ़ते हैं तो इसका सारा श्रेय केवल उस लेखक को दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह भी होगा कि ऊपर बताए गए इन थोड़े से कवियों को हमारे अस्तित्व के बारे में जो सच्चाइयां मालूम थी, यह गद्य लेखक इसके अतिरिक्त भी कोई नई बात उसमें जोड़ना चाहता है। इससे यह सिद्ध होगा कि कम से कम यह गद्य लेखक अभी फालतू नहीं हुआ है और उसकी भाषा में अभी एक आत्मनिर्भर ऊर्जा और लावण्य बाकी है। या फिर इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि किताबें पढ़ने की आपको एक लाइलाज लत है। वैसे तमाम दूसरी लतों के बीच यह कोई ज्यादा बुरी लत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।